बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? याद रखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक सर्टेन एरिया है, ठीक हो गया, कोई एक एरिया, और यहाँ पे लेट्स सपोज हम पार्टिकल्स लेते हैं, और अब अगर ये पार्टिकल इस एरिया में से पास होते हैं तो इस प्रोसेस को जब ये इससे पास हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्लक्स। ठीक हो गया। अब अगर ये पार्टिकल्स लेट्स सपोज हम कोई एक फॉर एग्जाम्पल एक रूम, क्लास रूम है, और उसके डोर को जो है हम एरिया कंसीडर कर लें और वहां से हम स्टूडेंट्स को जो है बाहर निकालवाते हैं, तो वो फिर क्या कहलाएगा? स्टूडेंट फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर्स को वो वहां से निकल रहे तो उसको हम फिर टीचर फ्लक्स कहेंगे। मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। ठीक हो गया, तो उसको हम स्टूडेंट फ्लक्स कहते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास जो है कोई एक सर्टेन एरिया लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, तो फिर उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम अगर डिफिनीशन देखें तो हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया प्लेस परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये टर्म हम परपेंडिकुलर इसलिए कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है एरिया, लेट्स सपोज ये हमारे पास है एरिया, और यहाँ से जो हमारे पास ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रहे हैं, ये जो मार्कर है, लेट्स सपोज ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये हमारे पास है एरिया। सो अगर ये एरिया इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे सब के सब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास होने की क्या होंगी? चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये एरिया इस तरह पड़ी हुई है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस आ रहे हैं तो ये इसके ऊपर से गुजर रहे हैं या इसके नीचे से गुजर जाएंगे, इसमें से पास नहीं होंगे। तो पास होने के लिए एरिया का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ठीक हो गया। सो अगर एरिया परपेंडिकुलर हमने रखा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है उससे ज्यादा पास होंगे। सो इससे हम यहाँ पे डिफिनीशन में लिखते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या एक और डिफिनीशन भी, इससे हम मैथमेटिकल फार्मूला भी निकालेंगे कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट, एरिया वेक्टर क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बुक, ठीक हो गया, ये इसका सरफेस है, ये एरिया है। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये इसका एरिया वेक्टर है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया को मैं जो है फॉर एग्जाम्पल इस बुक को मैं इस तरह पकड़ता हूँ तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर। अगर इस तरह है तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इस साइड में तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा। मतलब कि एरिया वेक्टर जो होता है वो इस सरफेस के हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर ही रहेगा। इज इट क्लियर? सो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं वो हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर के दरमियान, नॉट ओनली सरफेस, नॉट सरफेस। बहुत स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे फिर हम सरफेस के साथ जो है इसको कंसीडर करेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये सरफेस के साथ नहीं लेंगे बल्कि उस सरफेस का जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसके साथ जो है हमने ये डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है मैथमेटिकली इस फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल है जिसको हम नाम देते हैं फाई। फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होगा E डॉट A, E डॉट A, where E is the electric field strength and A is the area vector. So डॉट प्रोडक्ट है तो ये बराबर हो जाता है EA cos थीटा। ठीक हो गया। या अगर हम यहाँ पे लिख लें कि फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक सर्टेन एरिया है, प्लेस्ड है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये E है, यहाँ पे हमारे पास है एरिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस एरिया में से पास हो जाएंगे तो इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through certain area placed perpendicular in the direction of field is called electric flux। ये perpendicular मैं फिर बता देता हूँ कि perpendicular हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास फ्लक्स क्या हो? मैक्सिमम हो। अब जो है ये तो हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो कब मैक्सिमम होता है, फ्लक्स हमारे पास कब जीरो होता है, तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात करते हैं।
हमारे पास फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर हम एरिया को परपेंडिकुलर रख दें इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस. सो व्हेन इफ एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास है एरिया, ठीक हो गया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा जिस तरह मैंने आपको बताया, लेट दिस वन इज द एरिया वेक्टर ए, ठीक है, हमारे पास है एरिया वेक्टर. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रहे हैं, ठीक हो गया. जब ये इस एरिया में इंटर होंगे और यहाँ से पास हो जाएंगे, जब यहाँ पे पास होंगे स्टूडेंट, तो अगर हम देखें ये यहाँ से पास हो रहे हैं, ये हमारे पास है ई. अब अगर हम ई और ए दोनों को देखें तो ये इसके क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात कर लें, लेट ये हमारे पास है एरिया, ठीक हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर, ठीक, ये इसका क्या है, एरिया वेक्टर. अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं. सो अगर हम देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू वन अनदर. सो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल बनेगी वो कितनी होगी, 0. सो हियर हमारे पास जो थीटा होगा वो किस चीज के बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर. नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास आ जाएगा कि फाई इज इक्वल टू ई ए काज 0. अब काज 0 स्टूडेंट्स हमें पता है कि वो 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ई ए मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू फाई ई ए. या अगर मैं इसके साथ मैक्सिमम का टर्म भी लिखूं तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा. मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब एरिया प्लेस्ड होगी परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो पैरेलल हो जाएगा किस चीज के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के. तो उस केस में हमारे पास जो एंगल बनेगी वो 0 होगी और हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्लक्स 0 कब होता है. अच्छा स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 0 फ्लक्स की. सो हम कहते हैं कि इफ एरिया इज प्लेस्ड पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स विल बी 0. फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास जो है ये एरिया है, लेट्स सपोज ये हमारे पास है एरिया, हम इस तरह प्लेस कर देते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल ये इसका एरिया वेक्टर, ठीक हो गया, क्योंकि हमने बात की जब ये पैरेलल परपेंडिकुलर था तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह था. अब अगर हम इसको पैरेलल रख दें इन द फील्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा. अब यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं. सो अगर इस केस में हम देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में एंगल कितना बनता है, 90 का एंगल बनता है, ठीक हो गया. सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास जो है ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक हो गया, क्योंकि ये पैरेलल तो इसका एरिया वेक्टर स्ट्रेट. सो नाउ जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आएंगे, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास यहाँ से आ रही है और इस एरिया के दरमियान हमारे पास जो एंगल बनती है वो कितनी बनती है, वो 90 का एंगल बनाती है. सो हियर हमारे पास जो थीटा होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगी, बिकॉज एरिया वेक्टर और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर perpendicular to one another. So equation number 1 implies that, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 की बात की वो हमारे पास आ जाएगा कि फाई इज इक्वल टू ई ए काज और थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 90. स्टूडेंट्स हमें पता है काज 90 0 के बराबर होता है. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई ए मल्टीप्लाइड बाई 0, तो इससे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 0. या अगर मैं लिख लूँ मिनिमम फ्लक्स भी आप कह सकते हो, लेकिन हमारे पास इस केस में फ्लक्स कितना बनेगा, वो 0 बनेगा. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमारे पास एरिया जो है वो परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो फिर हमारे पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा, और अगर एरिया को हम प्लेस कर लें पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो वहाँ पे हमारे पास फ्लक्स क्या होगी, 0 होगी. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसकी यूनिट की कि हमारे पास यूनिट जो है वो फ्लक्स की कितनी होगी, तो यहाँ पे हम यूनिट को डिस्कस करते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास फ्लक्स जो है वो ई ए के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया. सो हमें पता है, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि ई जो है ये बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. अब फोर्स की जो यूनिट है वो तो न्यूटन है, चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलम, जबकि एरिया है तो एरिया की यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो फोर्स की लिए यूनिट आ जाएगी न्यूटन, चार्ज के लिए यूनिट आ जाएगी कूलम और एरिया के लिए फिर यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर. या अगर हम इसको कंबाइन लिखें तो यह आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या अगर आप इसको ऊपर उठाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. सो ये भी ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखते हो या इस तरह लिखते हो, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स.
होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।